हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं विजय सिंह जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जैसे इसरो, डीएमआरसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सभी की तैयारी कराता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्रांजिस्टर का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइटल डाल भी रखा हूँ कि ट्रांजिस्टर थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का फर्स्ट और ट्रांजिस्टर का सेकेंड पार्ट मैं पढ़ा रखा हूँ। पिछला वीडियो जो भी स्टूडेंट ना देखा हो तो वो उसे वहाँ से जाके देख ले। फ्रेंड्स, क्या है कि उसमें मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट पे और सेकेंड में बहुत कुछ बेसिक चीज़ बता रखा है, तो आप वहाँ से भी कुछ जानकारी, कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज ट्रांजिस्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ट्रांजिस्टर से क्या समझते हो, ट्रांजिस्टर का अर्थ क्या होता है, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर का अर्थ। मान लीजिए कि आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रांजिस्टर, तो आप क्या जवाब दोगे? तो फ्रेंड्स, आप जवाब देना कि ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। क्या होता है? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। यानी ये ट्रांसफर किसको करता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को ये ट्रांसफर करने का काम करता है। ये काम है इसका ट्रांजिस्टर का। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका एक सेम वो होता है, प्रतीक होता है। इसका कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता, इसका प्रतीक होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये जो बोर्ड होता है, ये बोर्ड तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पीसीबी बोर्ड, और सेकेंड होता है मदर बोर्ड, और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जब मान लीजिए कि मैं एक पीसीबी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको कि ये जो हमारा पीसीबी बोर्ड होता है ना, मान लीजिए कि पीसीबी बोर्ड है हमारे पास एक, वो पीसीबी का जो प्लेट है, जो बोर्ड है ना, वो कुछ बोर्ड इस तरह से आपका रहेगा। इस तरह से मान लीजिए एक पीसीबी का बोर्ड है। ये बोर्ड पूरी तरह से कलर है, मान लीजिए कोई भी कलर है, मान लीजिए कि ग्रीन कलर का हमारा एक पीसीबी बोर्ड है। उस बोर्ड में बहुत सारे छोटे 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 होल्स होंगे। क्या होंगे? होल्स होंगे। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे ये छोटे छोटे होल्स होंगे इस प्लेट में। तो इस होल्स का क्या काम है, ये मैं बताने वाला हूँ अभी कि ये होल्स किस लिए यहाँ बनाए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होल इसलिए बनाए होते हैं कि ये एक हमारा पीसीबी बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? पीसीबी बोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड में छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स का काम है कि अब इस बोर्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे इक्विपमेंट होंगे, छोटे छोटे अवयव होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स को यहाँ माउंट किया जाएगा, यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स है ना, उन कंपोनेंट्स के छोटे छोटे टैग्स भी तो होंगे, जिसको अपन टर्मिनल बोलते हैं। उन टर्मिनल को इसमें लगाया जाएगा, टर्मिनल को लगा के फिर सोल्डरिंग किया जाएगा। उसके लिए छोटे छोटे वो दिए होते हैं, होल्स दिए होते हैं। इन होल्स का काम ये होता है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे होल्स है ना, इन होल्स के जस्ट पास में कुछ लिखा होता है, कुछ कोड वर्ड लिखा होता है। वो कोड वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। वो कोड वर्ड हो सकता है Q, V और T। ये कोड वर्ड हो सकता है। इन होल्स के किनारे ये कोड वर्ड लिखा हो सकता है। तो इस कोड वर्ड से हम क्या समझेंगे? मान लीजिए कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गया और शॉपकीपर से लेके आ गया कि पीसीबी बोर्ड, और पीसीबी बोर्ड्स में छोटे छोटे इक्विपमेंट यानी कि अवयव लगाने के लिए मैं कुछ कंपोनेंट्स भी लेके आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब मुझे यहाँ इंस्टॉल करना है पीसीबी में। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट को मुझे कहाँ पे इंस्टॉल करना है? तो मैं फ्रेंड्स इसके थ्रू पता लगाऊंगा, इसके थ्रू। ये एक कोड वर्ड है, ये हमें बताता है, क्यों बताता है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है हमारा, होल है। इस होल के नीचे एक छोटा सा क्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर इंस्टॉल होने वाला है। क्या? यहाँ पे ट्रांजिस्टर इंस्टॉल किया जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं क्यू लिखा हो, वी भी लिखा हो सकता है, टी भी लिखा हो सकता है। तो इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब आप क्या समझे? मैं आपको इतना देर से बताया, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका एक कोड वर्ड होता है। क्या होता है? कोड वर्ड होता है। इससे ये Q, V और T, इससे ये इसका संकेत करता है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर माउंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है ट्रांजिस्टर का
मात्रक संकेत क्यू वी और टी, ये इसका मात्रक होता है। इसका कोई मात्रक नहीं, इसका संकेत होता है। इसका मात्रक तो कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने देख लिया कि ट्रांजिस्टर का कोई मात्रक नहीं होता, इसका सिर्फ संकेत होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 वोल्ट तक में ये ऑपरेट हो जाते हैं। इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कैपेसिटी कितनी होती है, इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनकी इनपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज होती है 12 से 15 वोल्टेज। इतना वोल्टेज अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दे दो ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट को होते हैं, तो ये इतने वोल्ट में ये बड़े ही आराम से ऑपरेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं इसका यूज बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इसके यूज के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला इसका यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में। वोल्टेज रेगुलेशन, और दूसरा इसका यूज किया जाता है स्विच के रूप में, स्विचिंग के रूप में यूज किया जाता है, और तीसरा एम्पलीफायर के रूप में, एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन, स्विचिंग, एम्पलीफायर और डायोड। तो फ्रेंड ये सब ट्रांजिस्टर का यूज है, ये ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि एम्पलीफायर में कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स एम्पलीफायर का मतलब आप क्या समझते हैं, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। फ्रेंड्स एम्पलीफायर जो है ना, एम्पलीफायर का काम होता है ये वीक सिग्नल को आउटपुट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल के रूप में प्रोवाइड कराता है। राइट, क्या काम करता है, अगर एक एम्पलीफायर को हम इनपुट के रूप में कोई वीक सिग्नल दे रहे हैं, वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, वो सिग्नल कोई साउंड हो सकता है, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वो सिग्नल कोई पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल को वीक इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल में, कहने का मतलब कि अगर आपने कोई इनपुट के रूप में कोई इसको सिग्नल दिया ना, वो आउटपुट में इस सिग्नल को बढ़ा के देगा, आउटपुट में इसको बढ़ा के आउटपुट देगा। ये होता है एम्पलीफायर का काम। तो एम्पलीफायर फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आप लोगों ने स्पीकर तो सब लोगों ने देख रखा होगा। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे अपन डीजे बजाते हैं तो उसमें एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है। अब मैं एम्पलीफायर को ऑन किया, लेकिन एम्पलीफायर के जितने भी एम्पलीफायर में फंक्शंस दे रखे हैं उन सबको मैं नॉर्मल रखा हूँ, ठीक है, उनको मैं नॉर्मल रखा हूँ। सिर्फ एम्पलीफायर मेरा ऑन है, क्या है, ऑन है। अगर मैं उस एम्पलीफायर को ऑन करके और मोबाइल से कोई म्यूजिक लगाता हूँ, ठीक है, मोबाइल से कोई म्यूजिक लगाता हूँ और मेरा मोबाइल एम्पलीफायर से कनेक्ट है, म्यूजिक ऑन किया, वॉल्यूम, मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ाया, मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ाते ही मोबाइल में जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आउटपुट में यानी कि स्पीकर में सुनाई देगा, ठीक है। जैसे ही मैं उस एम्पलीफायर को, उसमें जितने भी फंक्शंस दे रखे हों उनको भी मैं सेट करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट में जो वॉल्यूम था उसको बढ़ा के देगा। अब देखिए म्यूजिक भी वही इनपुट में और वॉल्यूम भी वही इनपुट में, लेकिन आउटपुट में जो वॉल्यूम इनपुट था ना उससे कई गुना ज़्यादा देगा आउटपुट में वॉल्यूम। यानी कि इनपुट हमारा वीक सिग्नल हो गया। मोबाइल में कितना वॉल्यूम होता है, बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, लेकिन हम इसी को जब किसी एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देते हैं तो साउंड कितना स्पीड से बजने लगता है, स्पीकर का वॉल्यूम कितना ज़्यादा होता है। तो इससे आप ये समझ जाइए कि मोबाइल से जो वॉल्यूम हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं एम्पलीफायर को, वो वीक सिग्नल हो गया, और आउटपुट में जो हमें दे रहा है एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर, वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, राइट। तो यहाँ से एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, इसको, इस ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं चलिए बताता हूँ आपको ये स्विचिंग के रूप में कब यूज इसका किया जाता है, ट्रांजिस्टर का यूज स्विचिंग के रूप में कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक इसका मोड होता है, क्या होता है, मोड,
ट्रांजिस्टर हमारा 4 मोड पे काम करता है। कितने? 4 मोड पे ये काम करता है। तो चलिए मैं आगे इसको मोड के बारे में बताऊंगा और वहीं पे आपको स्विच के बारे में भी पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो और डायोड के रूप में काम किया जाता है और वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का यूज। तो यहाँ तो मैंने ट्रांजिस्टर का यूज के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप पेन कॉपी लेके बैठें और मैं जो बता रहा हूँ ना आप इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से उठ के क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको ढंग से देखें और मन लगा के पढ़ें, पूरे वीडियो को देखिए, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक एम्पलीफायर का वो एग्जाम्पल बता के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक एम्पलीफाई करने के लिए मैंने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के अंदर लगा हुआ है हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं एक साउंड का वेव फॉर्म बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैंने इनपुट के रूप में दिया कोई वॉल्यूम, तो आउटपुट में कितना मिला, ये मान लीजिए कि ये वेव फॉर्म मिला, ठीक है। लेकिन अब मैं जब एम्पलीफायर के थ्रू वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो कितना वॉल्यूम बढ़ता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा शेप यही सेम, यही शेप, यही इसका कर्व, समझ रहे ना। इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये उस कंडीशन की है जब बिना एम्पलीफायर का वॉल्यूम चल रहा था, वॉल्यूम का वेवलेंथ चल रहा था। और जब एम्पलीफायर के थ्रू चलने लगा हमारा एम्पलीफायर के बाद का देखिए वेवलेंथ कैसा है, वॉल्यूम का वेवलेंथ है ना हाई। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझिए फ्रेंड्स। अब चलिए मैं आपको अब ट्रांजिस्टर के कुछ जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गए, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया ना, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। चलिए ये हो गया मेरा एमीटर, ये हो गया एमीटर, और ये हो गया मेरा बेस, और ये हो गया मेरा कलेक्टर, राइट। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, चलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये पी प्लेट है, ये एन का प्लेट है, ये पी का प्लेट है। अब एमीटर और कलेक्टर में क्या होता है? आप कहेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। इसमें ये जो एमीटर होता है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन असंख्य होते हैं। कितना? इन्फिनाइट होते हैं, अनंत। तो चलिए मैं इसको एक बार दर्शा के दिखा देता हूं। अनंत होते हैं तो ये सारे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, आप समझना। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कितना होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनाइट होते हैं। कितना? अनंत होते हैं। लेकिन यही अगर मैं कलेक्टर की बात करूं तो कलेक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक संख्या में होते हैं और वो कम होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? एमीटर के अकॉर्डिंग कलेक्टर में। चलिए मैं आपको अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कलेक्टर को फ्रेंड्स हिंदी में संग्राहक बोला जाता है, संग्राहक। ये हो गया हमारा बेस, को हम आधार बोलते हैं, ठीक। और ये एमीटर को हम उत्सर्जक बोलते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जो समझ रहा होगा इन सब का मतलब एमीटर बेस का मतलब उन्हें ठीक है, लेकिन जो नहीं समझ रहा होगा मैं उनके लिए लिख दिया हूँ। तो ये जो हमारा कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर का जो प्लेट होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है एमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ देख लिया। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पीएनपी नहीं, यहाँ पे एनपीएन होगा। मैंने पीएनपी लिखा लेकिन डायग्राम बना दिया एनपीएन का। ध्यान तो कहीं आपके तरफ है। चलिए ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, ठीक है।
NPN। अब देखिए N का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी N का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, बस इसके इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है, ठीक है। और ये हमारा होल्स हो गया। अब तो होल्स की संख्या तो बहुत ही कम होती है। ये रहे हमारे होल्स। तो फ्रेंड्स अब मैं इनकी साइज़ की बात करूं, मैंने इसके साइज़ के बारे में, इनके डोपिंग के बारे में सब कुछ बता रखा है, फिर भी चलिए एक बार बता देता हूं, जो फ्रेंड्स जिन्हें नहीं आता होगा ना वो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मैं इनकी डोपिंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा, चलिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एमीटर के बारे में। उत्सर्जक, यहाँ हो गया आधार और यहाँ हो गया संग्राहक। अगर मैं एमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं, एमीटर की बात करूं, तो एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, डोपिंग सबसे अधिक। अगर मैं संग्राहक की यानी कि कलेक्टर की बात करूं तो इसमें डोपिंग कम होता है। फ्रेंड्स डोपिंग कम नहीं, डोपिंग मीडियम होता है। क्या होता है, मध्यम, मीडियम होता है। और इसमें सबसे कम होता है, इसमें कम यानी कि लो होता है, ठीक है। उत्सर्जक यानी एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है, बेस में डोपिंग लो होता है और संग्राहक में डोपिंग मीडियम होता है। अब मैं इसकी करंट की बात करता हूं तो धारा इसमें सबसे अधिक होता है, इसमें कम होता है, इसमें कम होता है और इसमें मध्यम होता है, मध्यम धारा। अब मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आप ध्यान देना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर जिस प्लेट का साइज ज़्यादा बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होता है उसका पीसी ज़्यादा होता है, यानी कि पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, उसका क्या होगा, उसका करंट कम होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है, संग्राहक का, यानी कलेक्टर का सबसे बड़ा साइज है। तो देखिए कलेक्टर का साइज बड़ा है तो मध्यम, यानी कि करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना प्रवाहित होगा, कम। इस प्लेट में करंट की मात्रा, करंट की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, लेकिन लो नहीं होगी, मीडियम होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपकी डोपिंग के बारे में। अब मैं ये दूसरा नंबर हो गया किसके बारे में, धारा के बारे में। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा इसके पावर के बारे में, किसके पावर गेन के बारे में, इसका पावर गेन कितना होता है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा पावर गेन के बारे में। पावर गेन, इसका पावर गेन सबसे अधिक होता है, ठीक। इसका पावर गेन होता है कम, इसका पावर गेन होता है मध्यम। अब देखिए पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है एमीटर का। देखिए एमीटर का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, सर्वाधिक यूज किया जाने वाला एमीटर है ये, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस एमीटर का। तो फ्रेंड्स क्यों किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता और इसकी पावर गेन सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स मैं आपको दक्षता से याद दिला दूं, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, तो उसको हम वहाँ पे एफिशिएंसी को दक्षता बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम दक्षता नहीं बोलते। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दक्षता के जगह पे गेन बोला जाता है। क्या, गेन। हालांकि दक्षता, देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो जहाँ भी गेन का मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही होगा, लेकिन हम दक्षता नहीं लिख सकते यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गेन, क्योंकि ये हमारा, हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहा डोपिंग के बारे में, धारा के बारे में और पावर के बारे में। मैंने यहाँ पे पावर गेन के बारे में, तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ आपको बता दिया इन सब की, इनकी। अब मैं चलिए बताता हूँ आपको कि हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है, तो ट्रांजिस्टर से हम इनपुट कैसे देते हैं ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर से हम आउटपुट कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास इनपुट लेने के लिए भी 2 पॉइंट होने चाहिए, आउटपुट लेने के भी लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिस्टर में तो हमारा ओनली 3 पॉइंट्स ही होते हैं। अब हम इसमें से कैसे इनपुट लेंगे और कैसे आउटपुट लेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं उसको इतनी अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फ्रेंड्स बस अगर ये सेशन अच्छा लगता होगा, ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको ना, तो फ्रेंड्स ठोक दीजिए लाइक और कर दीजिए वीडियो को सब्सक्राइब।
बिल्कुल भी देरी ना करें। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इस ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन मॉडलिंग के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? ट्रांजिस्टर जब ऑपरेशन मोड होता है ना, किस किस मोड में होता है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड ट्रांजिस्टर सिर्फ 3 मोड में वर्क करता है। चलिए मैं बताता हूँ, सॉरी 3 मोड में वर्क नहीं करता, 3 मोड पे इसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। अब 3 मोड पे ही क्यों कनेक्शन किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर में सिर्फ 3 ही वो होते हैं, 3 ही इसके टैग्स होते हैं, यानी कि 3 टर्मिनल होते हैं, तो मोड भी हमारा 3 ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांजिस्टर की हिंदी में। इसको अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स तो हिंदी में इसको कहते हैं, चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, ट्रांजिस्टर प्रचालन, ट्रांजिस्टर प्रचालन शैलियाँ। इसी शैली को ही मोड बोला जाता है, ठीक है, इस शैली को ही मोड बोला जाता है। अब देखिए हमारा ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये हर किसी को पता है और हर किसी को क्लियर भी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर का एनपीएन ट्रांजिस्टर के मोड के बारे में बताता हूँ, फिर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के मोड के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मैं हमारे एक ट्रांजिस्टर, चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एक फिगर डायग्राम बना देता हूँ। एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास कितने यहाँ टर्मिनल हो गया? टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2 और टर्मिनल नंबर 3। तो अब इसकी ट्रांजिस्टर प्रचालन की मोड, चलिए मोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मोड हमारे पास 3 प्रकार का होता है। तो पहला हो गया हमारे पास कॉमन एमीटर, और दूसरा हो गया कॉमन बेस, और तीसरा हो गया हमारा कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास मोड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के मोड है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। अब चलिए इनके कनेक्शन के बारे में समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कॉमन एमिटर के बारे में, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता होगा इसका सिंबल, अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं एनपीएन के बारे में पहले बताऊंगा। तो एनपीएन के बारे में अगर मैं पहले बताऊंगा तो इसमें जो एक इसका पोलरिटी होता है ना, वो पोलरिटी पे ध्यान देना होगा आपको। यही पोलरिटी से हमें पता चलेगा कि एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है ना। यहीं से हमें पता चलेगा कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ एमीटर, ये हो गया मेरा कलेक्टर और ये हो गया मेरा बेस। अब यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? सबसे पहले कॉमन एमीटर को। किसको? कॉमन एमीटर को। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से इनपुट दूंगा। इनपुट के लिए मुझे कौन कौन सा टर्मिनल चाहिए? एक तो बेस चाहिए, तो बेस मैंने ले लिया, और एक चाहिए मुझे एमीटर। तो चलिए मैं एमीटर को भी ले लेता हूँ, एमीटर को भी ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से मैं एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करता हूँ। मैंने बैटरी के ऊपर वाले पोल को माइनस दे दिया और नीचे वाले पोल को प्लस दे दिया, ठीक है। ये तो हम इनपुट ले लिए। एक पॉइंट बेस से और एक पॉइंट एमीटर से निकाल के, यानी कि 2 पॉइंट निकाल के हमने इनपुट ले लिया। इनपुट के लिए हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब चलिए आउटपुट के लिए निकालते हैं। आउटपुट के लिए एक होगा हमारा कॉमन टर्मिनल और एक होगा हमारा कॉमन ही कलेक्टर टर्मिनल, और दूसरा होगा हमारा एमीटर टर्मिनल। अब यहाँ से आप लोग क्या समझे? फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कॉमन एमीटर, यानी कि हमें 3 टर्मिनल से इनपुट और आउटपुट दोनों लेना है। तो हमें किसी न किसी एक टर्मिनल को हमें कॉमन मानना पड़ेगा, तभी हम इनपुट और तभी हम आउटपुट ले पाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले सकते। तो नाम क्या है? कॉमन एमीटर है ना, कॉमन एमीटर। देखिए इनपुट के लिए भी कॉमन, आउटपुट के लिए भी कॉमन, ठीक है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन हो गया ये। चलिए ये हो गया मेरा प्लस पॉइंट, ये हो गया माइनस पॉइंट, ये मेरा हो गया आउटपुट और ये मेरा हो गया इनपुट। अब
देखिए मैंने आपको बताया है कि धारा का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निगेटिव से ही क्यों स्टार्ट होता है, निगेटिव से ही क्यों निकलता है। फ्रेंड्स ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश रखते हैं, ये निगेटिव आवेश रखते हैं, ये निगेटिव चार्ज रखते हैं अपने अंदर। जब किसी चीज़ को जब मान लीजिए कि कोई निगेटिव है उसको निगेटिव चीज़ दोगे ना तो वो उससे चार्ज हो जाता है। मेरे कहने का मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, कैसा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास निगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जब उसको कनेक्ट कर देंगे ना तो जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना तो ये अभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और निगेटिव चार्ज भी रखा है, लेकिन इसके पास इतना चार्ज नहीं है कि ये वर्क कर सके, अपनी जगह से हिल सके, प्रवाहित हो सके, इतना इसके पास एनर्जी नहीं है। ये चार्ज है लेकिन इतना चार्ज नहीं है कि ये अपने जगह से ये ट्रांसफ़र हो सके। और फ्रेंड्स जब तक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है ना तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, आप सब जानते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन में बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो गया, -2 यानी कि इधर से हम माइनस चार्ज दे रहे हैं किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ही उसके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होकर अपना वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसलिए यहाँ पे बैटरी को माइनस रखा गया, ठीक है ना, और यहाँ प्लस रखा गया। इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा, धारा का प्रवाह ये देखिए माइनस हो गया, यहाँ से -2 प्लस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह +2 धारा का प्रवाह, हो गया ना सर्किट कंप्लीट। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा कॉमन एमीटर का, ये हो गया हमारा कॉमन एमीटर का। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉमन बेस का कैसा होता है। मैं PNP का बना रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसकी पोलरिटी होगी यानी कि इसका एरो का जो सिंबल होगा वो इंटर करेगा, यानी कि ये बता रहा है कि धारा हमारा इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, धारा हमारा इंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और जिस पे एरो का चिन्ह होता है, जिस पे एरो का निशान होता है उसको हम एमीटर नाम देते हैं। तो ये चलिए ये एमीटर का टर्मिनल हो गया, ये कलेक्टर का टर्मिनल हो गया, ये बेस का टर्मिनल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से इनपुट के लिए मैंने एक ले लिया पॉइंट, और अब देखिए मैं इस क्या बता रहा हूँ, अब कॉमन बेस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें कौन सा पॉइंट यानी कि कौन सा टर्मिनल हम इसको कॉमन मानने वाले हैं, तो हम कौन मानने वाले हैं, बेस को। तो चलिए कॉमन बेस को कैसे मानते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया बैटरी कनेक्ट हो गया, ये माइनस पोलरिटी, ये बैटरी की प्लस पोलरिटी। अब चलिए यहाँ से आउटपुट के लिए ले लेते हैं। आउटपुट के लिए प्लस वाला हमारा पॉइंट हो गया, प्लस वाला टर्मिनल हो गया, और बेस से अब हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे आउटपुट के लिए। तो चलिए यहाँ से मैंने ले लिया बेस से एक कॉमन निकाल लिया वायर, कॉमन टर्मिनल निकाल लिया आउटपुट के लिए जो हमारा आउटपुट का काम करेगा। ये हो गया, देखिए अब ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया मेरा प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये आउटपुट का हो गया और ये हो गया मेरा इनपुट का, ये आउटपुट, इधर से इनपुट दूंगा इधर से आउटपुट लूंगा, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन टर्मिनल इसमें है मेरा बेस, जबकि इसमें कॉमन था एमीटर, ठीक है। तो नाम से ही आप समझ जाइए, नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ये तो हो गया कॉमन बेस का, ठीक है। यहाँ हमने इनपुट और आउटपुट ले लिया, इनपुट आउटपुट लेने के लिए बेस टर्मिनल को हमने कॉमन मान लिया। अब देखिए इसमें से भी धारा का प्रवाह, ये रहा मेरा माइनस टर्मिनल, -2 प्लस, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है, -2 प्लस होता है, और धारा का प्रवाह होता है +2 तो चलिए +2 सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए ना आपके सामने है, अब देख लीजिए। अब फ्रेंड मैं इसके यूज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला ये है, इस मोड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक उपयोग
करने वाला मोड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी मोड का, कॉमन एमिटर मोड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड इसका यूज मैं बताता हूँ, इसका यूज किया जाता है RF एम्पलीफायर में, या उच्च फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में, परिपथों में। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सर्किट के बारे में। फ्रेंड्स हमारे पास सर्किट 3 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी सर्किट, एक होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी सर्किट, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट फ्रेंड्स वो किलो हर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, और गीगा हर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ठीक है, तो सर्किट हमारे पास कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के सर्किट हो गए। तो ये जो हमारा कॉमन बेस है ना, ये जो हमारा कॉमन बेस मोड है, ये कॉमन बेस मॉडलिंग का यूज कहाँ किया जाता है? RF एम्पलीफायर। क्या? RF। इस RF का मतलब क्या होता है? RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड एक और होता है AF, एक और होता है AF। और इस AF का मतलब क्या होता है? AF का मतलब होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। क्या? ऑडियो, यानी कि ध्वनि कंपन। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं? कंपन, राइट। तो यहां से क्या हो गया? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताता हूं इस ऑडियो और रेडियो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। फ्रेंड्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन। क्या? कंपन। वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होता है? वॉल्यूम होता है कंपन से। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये मेरा पूरा बोर्ड एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को मैं आवाज़ देता हूँ ऐसे, जब आवाज़ दूंगा ना तो ये क्या करेगा? ये झंझनाहट करेगा, इसमें वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने की वजह से इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। कब होगी ध्वनि उत्पन्न? जब इसको वाइब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लेट है, मैं इसको वाइब्रेट नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल अपने संतुलित अवस्था में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या ये वॉल्यूम कर रहा है? वॉल्यूम निकाल रहा है? नहीं निकल रहा है। आप कहोगे कि नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको टच करता हूँ ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होते ही इसमें से ध्वनि निकलने लगता है। तो यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कंपन होना, वाइब्रेट होना, और वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी निकलती है। फ्रेंड्स ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये जो हमारे सुनने की कैपेसिटी हो, कान जिसमें हम सुनते हैं ना, सुनने, ये जो हमारा कान है ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ये क्या करता है? वॉल्यूम को एब्जॉर्व करता है, मतलब कि वॉल्यूम को ये सुनता है। इसका कान का काम ही यही है कि वॉल्यूम को सुनना, ध्वनि को सुनना। तो देखिए ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि में एक फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ध्वनि में मीडियम फ्रीक्वेंसी भी होता है, ध्वनि में लो फ्रीक्वेंसी भी होता है, ध्वनि में हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है। लेकिन हम, एक मनुष्य किस फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम को सुन पाता है? बात हमारी क्या है कि एक मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम हो उसको बड़े ही आसानी से सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता सुनने में। तो फ्रेंड्स मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे, ये डेटा आप बिल्कुल याद रखना। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, कितना? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम को हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम है वो हमें नहीं सुनाई देगी, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम है उसको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे कान की कैपेसिटी इतनी है कि 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज वाइब्रेशन वाली वॉल्यूम को हम सुन सकते हैं, हमारी कानें सुन सकती है। इससे ज़्यादा दोगे ना, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम अगर कान में एंट्री करेगी ना, तो हमारे कान के जो सिस्टम है, कान के जो सुनने वाले सिस्टम है ना, ये सिस्टम फेल हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, समझ रहे हैं, जिससे हमें नहीं सुनाई देगा। तो ये तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ये अब चलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो में यूज किया जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन बेस मॉडलिंग ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस मॉडलिंग ट्रांजिस्टर यानी कि कॉमन बेस मोड ट्रांजिस्टर का मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है रेडियो में। अब रेडियो में देखते हैं, रेडियो में क्या होता है?
रेडियो में जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे 93.8, 93.3 ऐसे वगैरह वगैरह चैनल होते हैं ना, सिग्नल्स होते हैं ना, तो उन सिग्नल्स पे हम रेडियो सुनते हैं, तो वो सिग्नल्स सब मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होते हैं। किस पे? उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो वहाँ पे जो रेडियो होता है ना, रेडियो का जो प्लेट होता है, उसका जो पीसीबी प्लेट होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉमन बेस मॉडलिंग ट्रांजिस्टर का उपयोग। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए, मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ समझा दिया। फ्रेंड्स, जो पढ़ने वाला लड़का होगा ना, वो इतने में ही बहुत कुछ नॉलेज ढूंढ लेगा, क्योंकि मैंने बताया है। तो ये फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉमन कलेक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, बहुत कुछ बताने वाला। ये जो इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर है ना, ये जो जितना भी ITI के सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को मैं इतनी अच्छी तरीके से, फ्रेंड्स, मैं इतना सिंपल लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ आपको ना, इतना सिंपल लैंग्वेज से कि ITI का हर स्टूडेंट, हर बंदा समझ सकता है। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट इस लैंग्वेज को, मेरे इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, तो फिर वो इससे जो और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होते हैं उसको कैसे समझेगा वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होगे, आप लोग समझते होगे। अब हमारा तीसरा कौन सा मॉडलिंग है? तीसरा मोड है हमारा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब मैं कॉमन कलेक्टर के बारे में दिखाता हूँ आपको और इसके बारे में बताता हूँ। अब हमारा ये NPN है। NPN ट्रांजिस्टर के बारे में, मैं NPN ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मेरा एरो का निशान है, ये पोलरिटी है, ये अंदर की तरफ आएगा, और ये हमारा कलेक्टर का हो गया, ये हमारा बेस का हो गया। ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। जिस पे एरो का निशान लगा होता है वो होता है एमीटर, और जस्ट उसके सामने वाली टर्मिनल होती है कलेक्टर, जस्ट इसके पीछे वाली टर्मिनल होती है बेस। तो लीजिए मैं बेस बना दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि कॉमन कलेक्टर, यानी इसमें कौन कॉमन होने वाला है? इसमें कलेक्टर कॉमन होने वाला है। तो चलिए, इनपुट के लिए एक टर्मिनल मैंने ले लिया बेस से, और एक टर्मिनल ले लिया मैंने कलेक्टर से। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया मैं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब आउटपुट के लिए इसमें कौन कौन सा टर्मिनल यूज हो रहा है? आउटपुट के लिए एक एमीटर और एक कलेक्टर यूज हो रहा है। ठीक है, ये चलिए मेरा एमीटर, ये चलिए मेरा कलेक्टर। फ्रेंड्स, ये जो पोलरिटी है ना, इस पोलरिटी को आप ध्यान देना। अगर ये पोलरिटी उल्टा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया मेरा आउटपुट के लिए, ये हो गया मेरा इनपुट के लिए। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा। ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, ये यहाँ धारक प्रवाह प्लस से माइनस हो गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो मोड होता है ना, तो इस मोड में, यानी कि इस विधि में, जिस टर्मिनल को हम कॉमन लेते हैं ना, उसको अर्थिंग माना जाता है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्विच के रूप में भी यूज लिया जाता है। मैंने इसका एप्लीकेशन बताया ना कि ये स्विच के रूप में भी यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड, जब स्विच के रूप में यूज लिया जाता है तो वहाँ अर्थिंग देना बेहद ही ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। तो जिस पॉइंट को, जिस टर्मिनल को हम कॉमन मानेंगे, उसको अर्थिंग भी देंगे। क्या? अर्थ से भी कनेक्ट करेंगे। तो लीजिए, ये अर्थ से मैंने कनेक्ट कर दिया। चलिए, ये हो गया मेरा कॉमन कलेक्टर का। अब इसका यूज मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका यूज किया जाता है AF एम्पलीफायर में। किसमें? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि वॉल्यूम कंपन से जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वॉल्यूम में कुछ हार्मोनिक्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोनिक्स होते हैं। जो अगर हार्मोनिक्स युक्त कोई वॉल्यूम हमारे कान में एंट्री करेगा, तो वो हार्मोनिक्स हमारे कान के सुनने की कैपेसिटी को डाउन कर सकता है। ठीक है, तो इस हार्मोनिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, विकृति करने के लिए इस सर्किट का यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर मोड ट्रांजिस्टर सर्किट। ठीक है,
इसका यूज कहाँ किया जाता है? AF सर्किट में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में, ठीक है ना, सॉरी AF यानी कि हाँ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी ऑडियो यानी कि ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होते हैं? वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन में अगर हार्मोनिक्स है तो हार्मोनिक्स हमारे कान के सुनने की कैपेसिटी को डाउन कर देता है, और हम ऐसा चाहते नहीं, कतई कोई चाहता है कि मेरे कान की सुनने की कैपेसिटी कम हो? कोई नहीं चाहता। तो उसको भाई अगर वॉल्यूम में हमारे हार्मोनिक्स आ गया तो हार्मोनिक्स को डिस्ट्रॉय तो करना है, उसको ख़त्म तो करना, समाप्त तो करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? इसके थ्रू करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीनों मॉडलिंग के बारे में आपको बता दिया, तीनों का यूज बता दिया। फ्रेंड्स मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ, मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दूँ। और फ्रेंड्स मैं इतना मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ आए। मैं पहले खुद नॉलेज लेता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको दूँ जिससे आपकी भी नॉलेज बने। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीनों मोड के बारे में। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किसी दूसरे चैप्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर का ही दूसरा चैप्टर। तो चलिए, ये तो हो गए कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ कंपेयर करके इसका एक तालिका बनाया जाता है, जो मैं चलिए बना के दिखाता हूँ। यानी कि इन सब में, कॉमन एमिटर में, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में मैं चलिए बता देता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कॉमन एमिटर के बारे में, फिर बताऊँगा कॉमन बेस के बारे में, फिर बताऊँगा कॉमन कलेक्टर के बारे में, ठीक है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं पहला नंबर मैं बताऊंगा इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, फिर बताऊंगा आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, वगैरह वगैरह जितना भी है सब कुछ बताऊंगा मैं। बस आप बने रहिए वीडियो को। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगता होगा ना तो ठोक दीजिए लाइक, बस वीडियो को देरी मत करिए लाइक करने से। चलिए सबसे पहला हो गया मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स मैं सिंपल में यहाँ आर लिख देता हूँ, समझ जाना। ये इनपुट रेजिस्टेंस, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है 100 ओम। कितना होगा? 100 ओम। और इसका इनपुट यानी कि कॉमन एमिटर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा 700 ओम, और इसका रेजिस्टेंस होगा 750 किलो ओम। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, ये रहा इनपुट रेजिस्टेंस। अब चलिए दूसरे नंबर पे इसके आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 400 किलो ओम। ये कॉमन एमीटर का आउटपुट रेजिस्टेंस। कॉमन एमीटर में आउटपुट किस किस टर्मिनल से लिया जाता है? तो आप कहोगे कॉमन एमीटर में आउटपुट लिया जाता है एमीटर और कलेक्टर से, एमीटर और कलेक्टर पॉइंट से आउटपुट लिया जाता है। तो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस 400 किलो ओम, यूँ कहें कि 4 लाख ओम, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, तो ठीक है। अब इसका कितना होगा? 50 किलो ओम। इसका 50 किलो ओम। कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम, और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ओनली 50 ओम। कितना होता है? ओनली 50 ओम। तो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। अब चलिए इसके वोल्टेज गेन के बारे में। किसके बारे में? वोल्टेज गेन। कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन कितना होता है? 500। चलिए मैं यहाँ न्यूनतम और अधिकतम दोनों के बारे में बता देता हूँ। 20 वोल्ट कितना होता है वोल्टेज गेन? 20 से 500 के बीच, ठीक है। और इसका होता है 50 से 500 के बीच, ठीक है। और इसका होता है 0.99, ठीक है। कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन 20 से 500, कॉमन बेस का वोल्टेज गेन 0.99, कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन 50 to 500। कितना? 500। ये तो हो गया वोल्टेज गेन। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पावर गेन के बारे में। पावर गेन चलिए वो देख लेता हूँ चौथे पॉइंट पे।
इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया और वोल्टेज गेन हो गया, ठीक है ना। अब इसका क्या क्या बच गया, इसका यूज बच गया और इसके बीच का फेज डिफरेंस बच गया। तो चलिए फेज डिफरेंस फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, अब समझ जाना। पी से फेज, डी से डिफरेंस, फेज डिफरेंस। कॉमन एमिटर में फेज डिफरेंस होता है 0 एंगल का, कॉमन कलेक्टर में फेज डिफरेंस होता है 0 एंगल का और इसमें कॉमन बेस में होता है 180 डिग्री का। अब आप फेज डिफरेंस के बारे में फ्रेंड्स, एग्जाम में कोई सा भी डेटा यहाँ से उठ के डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन के रूप में। किसके फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है यहाँ से कोई भी डेटा उठ के। तो आप इस सभी डेटा को नोट कर लें अपने फेयर में, अपने कॉपी में, और इसको एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। अब इसका मैं यूज बताता हूँ कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे तो मैं यूज बता ही दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ किया। ये मैंने बताया था कि कॉमन एमिटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसमें ऐसा क्या खास बात है तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वोल्टेज गेन और इसका जो पावर गेन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखवा देता हूँ वोल्टेज गेन नहीं, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर और हाई फ्रीक्वेंसी HF, हाई फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में। तो 3 जगह इसका यूज़ किया जाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर में यानी पावर एम्पलीफायर में और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में। फ्रेंड्स, जब भी हमें वोल्टेज का एम्पलीफाई करना होगा, मैंने आपको बताया था ना कि एम्पलीफायर में इनपुट कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई वॉल्यूम हो सकता है इनपुट सिग्नल, कोई पावर हो सकता है इनपुट सिग्नल, कोई वोल्टेज हो सकता है इनपुट सिग्नल। तो एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी नहीं, कहने का मतलब मेरा कि पावर हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और हमारी हो सकती है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर यानी कि वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज अगर कम है तो हमें आउटपुट में इस वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या यूज़ करेंगे, कॉमन एमिटर, और पावर बढ़ाना है तो कॉमन एमिटर। हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में कॉमन एमिटर का यूज़ किया जाता है। अब कॉमन बेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉमन जो बेस होता है ना, सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि बफर स्टेज में यूज़ किया जाता है। कहाँ, बफर स्टेज में। और लो फ्रीक्वेंसी LF, लो फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में, लो फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में, ठीक है। बफर स्टेज में, लो फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में यही इनका यूज किया जाता है। और इनका यूज किया जाता है AF, आइडियो फ्रीक्वेंसी में भी इनका यूज किया जाता है, आइडियो एम्पलीफायर। और आइडियो एम्पलीफायर का मैंने वो लिखवा दिया था, रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आइडियो फ्रीक्वेंसी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब बच गया हमारा कॉमन कलेक्टर का यूज कहाँ किया, तो इसका यूज किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग में। इम्पीडेंस, इस इम्पीडेंस को प्रतिबाधा भी बोला जाता है, प्रतिबाधा मैचिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने सब कुछ लिखा दिया, इसका यूज लिखा दिया, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, इनका वोल्टेज गेन कितना होता है, और इनका इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, मैंने सारा डेटा को यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसे एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट, वो वीडियो को बैक करके ले सकता है। आज मैं बहुत कुछ
कंप्लीट कराने वाला हूँ इस टॉपिक से, ट्रांजिस्टर टॉपिक से बहुत कुछ कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस आप बने रहिए पूरे डेडिकेशन के साथ। तो फ्रेंड्स अब कौन सा टॉपिक चलने वाला है? अब टॉपिक चलने वाला है मेरा कि कॉमन एमिटर और कॉमन बेस के बारे में तो हो गया। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, तो ट्रांजिस्टर के एक ट्रांजिस्टर में मान लीजिए कि कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? टोटल 2 जंक्शन होते हैं। एक होता है बेस यानी कि एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरा होता है एमीटर बेस कलेक्टर जंक्शन, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। 2 टाइप्स के जंक्शन होते हैं। अब ये जंक्शन फॉरवर्ड में भी काम करते हैं, रिवर्स में भी काम करते हैं, राइट? तो ये कब फॉरवर्ड में काम करते हैं और कब रिवर्स में काम करते हैं? कहने का मतलब किस मोड में ये फॉरवर्ड में काम करेंगे और किस मोड में ये रिवर्स में काम करेंगे, और ये जब रिवर्स में काम करेंगे तो इनका यूज क्या होगा, और इनका यूज कब कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में मैं अब इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। मैं आपको चलिए एक छोटा सा डायग्राम ही बना देता हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये हो गया मेरा एमीटर, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा कलेक्टर। अगर मैं इनकी करंट की बात करूं, अगर मैं एमीटर के करंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एमीटर करंट। अब बेस की करंट की बात करूं तो ये हो जाएगा बेस करंट, और कलेक्टर करंट के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर का करंट, ये हो गया बेस का करंट, और ये हो गया कलेक्टर का करंट। तो फ्रेंड्स अब एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा शायद, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, यानी कि जितना करंट इसमें, ये जो आई बी और आई सी है ना, इन दोनों का योग के बराबर होगा आई ई। कहने का मतलब कि जो एमीटर करंट है ना, वो एमीटर करंट सबसे ज़्यादा होता है। कलेक्टर करंट और बेस करंट से भी ज़्यादा किसका करंट होता है? एमीटर का करंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कहाँ से होगा ज़्यादा? ठीक है, तो चलिए सबसे ज़्यादा करंट किसका हो गया? इसका। अब आप सोचते होंगे कि साइज सबसे छोटा तो बेस का है, तो फिर बेस का होना चाहिए ना, लेकिन बेस फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर का प्लेट और ये एमीटर का प्लेट होता है, तो इसके बीच का होता है सबसे बीचों बीच जो प्लेट्स होता है एक छोटा सा ना, वो होता है हमारा बेस प्लेट। किसका प्लेट होता है? बेस का प्लेट। और बेस का प्लेट होता है ना, इसी में तो एक डिप्लेशन लेयर होता है, और इस डिप्लेशन लेयर का मैंने आपको वो भी बता रखा था कि कितना होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इस लेयर की थिकनेस कितना होता है। अगर मैं मीटर में बात करूं कि 10⁻⁻6 मीटर, अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, अगर मैं बात करूं माइक्रोमीटर में तो 1 माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स ये हो गया इसका डेटा कॉमन बेस का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको अब बताऊंगा कि ये फॉरवर्ड में कब काम करेंगे और रिवर्स में कब काम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फॉरवर्ड रिवर्स। फ्रेंड्स ये जो मोड होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो फ्रेंड्स ये कनेक्शन के माध्यम से मोड था। किसके माध्यम से? इनपुट और आउटपुट लेन देन, इनपुट लेना आउटपुट देना, तो इस लेन देन के माध्यम से ये मोड था हमारा कॉमन एमिटर कॉमन बेस। अब इसके ऑपरेटिंग मोड के बारे में देखते हैं कि किस मोड में ऑपरेट होता है और किस मोड में ये ऑपरेट नहीं होता है, मतलब कि किस मोड में ये फॉरवर्ड में वर्क करेगा और किस में रिवर्स में वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं तो ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ये कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे होती है? तो ये एक करंट प्रचालित डिवाइस होती है। ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालन युक्ति है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मोड के, ऑपरेशन मोड के बारे में। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा कि
मैं बताना चाहूँगा कि इसका मोड कितना होता है, मोड कितने प्रकार का होता है। तो चलिए जंक्शन, अब मैं यहाँ से एक बार जंक्शन के बारे में बता दूँ। देखिए ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये वाली जो जंक्शन है ना, ये वाली जंक्शन किसकी जंक्शन है, ये वाली जंक्शन है फ्रेंड्स एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन। और ये वाली जो लाइन है ये देखिए बेस और कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन। तो जंक्शन हो गया ना हमारे पास दो। तो ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड में काम करते हैं, रिवर्स में, लेकिन किस मोड में फॉरवर्ड रिवर्स में काम करते हैं वही मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे फर्स्ट देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉमन नहीं, एमीटर बेस जंक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन हो गया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है ये किसमें, इसका सबसे पहला मोड है एक्टिव मोड। कौन सा मोड है, एक्टिव मोड, एक्टिव मोड। अब बताइए आप मेरे को कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन कैसे काम करता है, किस बायस में काम करता है। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन किस मोड में वर्क करता है, तो आप कहोगे कि फॉरवर्ड में। किसमें, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, एफ से फॉरवर्ड, बी से बायस। और ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड में बेस कलेक्टर जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन है ना। तो ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन किस बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में, यानी कि आरबी, रिवर्स बायस। ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा हमारा मोड हो गया, दूसरा मोड हो गया हमारा कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड। तो कट ऑफ मोड में यानी कि ट्रांजिस्टर एक्टिव, कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन के बारे में देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर का कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर हमारा एमिटर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, तो आप कहोगे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। और कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर कलेक्टर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में। ठीक है। अब तीसरा मोड हमारा होता है सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा मोड हो गया, सैचुरेशन मोड। तो सैचुरेशन मोड में हमारा ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, तो आप कहोगे कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। चलिए फॉरवर्ड बायस में। और सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन किस में काम करेगा, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये शॉर्टकट में नाम लिखा हूँ। एफ से फॉरवर्ड, बी से बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस, आर से रिवर्स, बी से बायस यानी कि रिवर्स बायस। अब चौथा मोड कौन सा है, चौथा मोड है हमारे पास रिवर्स एक्टिव मोड। देखिए फ्रेंड, ये भी एक्टिव मोड है लेकिन ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। कौन सा है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड। ये है रिवर्स एक्टिव मोड, एक्टिव मोड। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि आप इसको भी एक्टिव मोड लिख दिए और इसको भी एक्टिव मोड लिख दिए। तो ये एक्टिव मोड तो है दोनों, लेकिन ये रिवर्स का एक्टिव मोड है और ये वाला फॉरवर्ड का एक्टिव मोड है। तो एक रिवर्स एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, तो आप कहोगे कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा। और रिवर्स एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, तो ये भी आप भी कहोगे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर में, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, आप अब यहाँ से देख लीजिए, फॉरवर्ड एक्टिव मोड ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में,
फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, कट ऑफ मोड ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन किस बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में, कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में। बस फ्रेंड्स इसी तरह है सब। अब आप देख लीजिए, फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 मोड, एक एक्टिव मोड फॉरवर्ड का, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड, रिवर्स मोड, रिवर्स का एक्टिव मोड, ठीक है। अब मैं इसका यूज के बारे में बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स ये एक्टिव मोड का है, ठीक है, एक्टिव मोड का जो हाई दक्षता वाले यानी कि उच्च पावर के एम्पलीफायर और मीडियम पावर के एम्पलीफायर जो होते हैं उसका उपयोग यहाँ किया जाए, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो सामान्य प्रकार के एम्पलीफायर, सामान्य दक्षता के एम्पलीफायर और उच्च दक्षता के एम्पलीफायर जहाँ होते हैं ना वहाँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामान्य व उच्च दक्षता वाले एम्पलीफायर में ठीक कहाँ किया जाता है, एक्टिव मोड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड का यूज कहाँ किया जाता है, सामान्य व उच्च दक्षता वाले एम्पलीफायर में उपयोग किया जाता है। और ये जो कट ऑफ मोड होता है ये दूसरे नंबर का है, कट ऑफ मोड। मैंने अब आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ट्रांजिस्टर का यूज स्विचिंग के रूप में भी किया जाता है। तो अब स्विचिंग के रूप में कैसे किया जाता है वो चलिए देखते हैं। तो स्विचिंग के रूप में किया जाता है, देखिए कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड का उपयोग कहाँ किया जाएगा, खुला परिपथ में। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से बताने वाला हूँ उस स्विचिंग के बारे में। फ्रेंड्स जब हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होता है ना उस समय स्विचिंग के रूप में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर को। जब ट्रांजिस्टर किस मोड में होगा, कट ऑफ मोड में होगा, उस समय स्विचिंग के रूप में यूज किया जाता है। और स्विचिंग किस स्विचिंग की, देखिए ओपन सर्किट, कैसा सर्किट, ओपन सर्किट। मान लीजिए कि धारा का प्रवाह होने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लेकिन सॉरी यहाँ सर्किट नहीं स्विच होगा, मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ हो गया स्विच, खुला स्विच। फ्रेंड्स सर्किट में धारा का प्रवाह कब होगा, जब हमारा सर्किट पूरी तरह से बंद होगा। लेकिन यहाँ तो ओपन है क्योंकि स्विच ओपन है। देखिए कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच ऑफ है, क्या है, स्विच ऑफ का मतलब क्या समझते हैं आप, स्विच खुला हुआ है, ओपन है, सर्किट ओपन है तो धारा का प्रवाह नहीं चलेगा, ठीक है। अगर जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं यानी कि सर्किट को क्लोज करते हैं, सर्किट को बंद करते हैं या फिर स्विच को बंद करते हैं, स्विच को जब बंद करेंगे तो सर्किट हमारा हो जाएगा बंद और धारा का प्रवाह होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो स्विचिंग हो गया ना, तो खुला स्विच बंद, खुला स्विच के बारे में हो गया। चलिए अब सैचुरेशन मोड में, तीसरा क्या है, सैचुरेशन मोड में। सैचुरेशन मोड में स्विच बंद स्विच की तरह काम करता है, किस स्विच की तरह बंद। अब देखिए स्विच एक बार खुला तो सर्किट ओपन हो गया, स्विच एक बार बंद किया तो सर्किट क्लोज हो गया, यानी स्विचिंग के रूप में यूज हो गया ना। स्विच का काम क्या होता है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यहाँ से क्या हो गया ऑफ, यहाँ से क्या हो गया ऑन। तो फ्रेंड स्विच को ऑफ करिए, स्विच को ऑन करिए, सर्किट खुल गया, सर्किट ब्रेक हो, सर्किट पूरा हो गया, सर्किट रुक गया, सर्किट पूरा हो गया, सर्किट रुक गया, ठीक है। तो इस तरह से स्विचिंग के रूप में किया जाता है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया स्विचिंग के बारे में। अब चौथा क्या है, रिवर्स का एक्टिव मोड। किसका, रिवर्स का एक्टिव मोड। तो रिवर्स का एक्टिव मोड का उपयोग किया जाता है निम्न दक्षता वाले एम्पलीफायर, निम्न दक्षता वाले एम्पलीफायर में, निम्न दक्षता वाले एम्पलीफायर में। निम्न दक्षता, अब निम्न दक्षता भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी निम्न दक्षता मैं लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ दक्षता नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था, मैं जानबूझ के यहाँ पे दक्षता लिखा हूँ ताकि आप लोगों को मैं इस दक्षता के बारे में एक बार और ध्यान में ले आ सकूँ। क्योंकि देखिए दक्षता हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो आप बताइए दक्षता की जगह पर यहाँ क्या लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स आप कहोगे कि गेन लिखा जाता है, क्या, गेन। तो चलिए मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। मैं ये दक्षता इसीलिए लिखा था कि ताकि आप लोगों को ध्यान आता है या फिर नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से भी बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। मैं तो बस बताने के लिए, समझाने के लिए लिख दिया था। तो ये देखिए निम्न गेन वाले एम्पलीफायर में,
निम्न गेन मतलब कि निम्न दक्षता वाले। अब देखिए मैं यहाँ पे मोड के बारे में बता दिया कि ट्रांजिस्टर का जो हमारा ऑपरेटिंग मोड होता है, तो 4 तरह से ऑपरेटिंग मोड होता है इसका। एक होता है फॉरवर्ड का एक्टिव मोड, एक होता है कट ऑफ मोड, तीसरा होता है हमारा सेचुरेशन मोड, चौथा होता है हमारा रिवर्स का एक्टिव मोड। ठीक है, तो ये 4 मोड हो गया। चारों मोड का ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का जंक्शन होता है, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, ये दोनों जंक्शन किस मोड पे किस तरह काम करते हैं। देखिए हर एक मोड पे इनका काम करने का तरीका अलग अलग है ना। एक्टिव मोड में देखिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में काम कर रहा है, और इसी मोड में ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स में काम कर रहा है। ठीक है ना। और मैंने इसका यूज के बारे में बता दिया, ये इसका यूज है। तो फ्रेंड्स ये मैं सब कुछ बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और ठोक दीजिए लाइक। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांजिस्टर का 4th पार्ट लेके आऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 वीडियो में टोटल ट्रांजिस्टर का पूरा पार्ट आपका ख़त्म करा दूँ, यानी कि पूरा पार्ट कवर करा दूँ। ठीक है, इसके बाद अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है ना, वह मैं उस लैंग्वेज से परिचित कराना चाहता हूँ आपको। ये जो निम्नी पैटर्न होता है ना, हमारा ITI का कौन सा पैटर्न चलता है, निम्नी पैटर्न। तो फ्रेंड्स ये जो निम्नी लैंग्वेज होता है ना, ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है, ये सिंपल लैंग्वेज से थोड़ा हट के होता है। तो उस लैंग्वेज को एग्जाम से पहले अपन देखेंगे, समझेंगे। लैंग्वेज कुछ इस तरह से आ जाता है ना कि हमें उसका जवाब बनता रहता है, लेकिन फिर भी हम उस लैंग्वेज की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम राइट आंसर नहीं दे पाते, करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसा दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको निम्नी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, जहाँ से आपका पूरा ये जो आपका कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।